हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 19th लेक्चर है। मींस हम ऑलरेडी 18 लेक्चर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड प्रिंसली स्टेट्स मूवमेंट के बारे में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रिंसली स्टेट्स पर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो वो सब चीज़ें मैंने इस लेक्चर में आज डाल दी हैं। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जो कि नए नए हमसे जुड़े हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, 17 मार्च को ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जो कि 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि एकदम फ्री इनिशिएटिव है। मीन्स आप में से किसी को भी कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस होती हैं एंड दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। फ्रेंड्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस फ्री क्रैश कोर्स को आप अपने सर्किल में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा ले सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक पता करना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस की तरफ। अगर हम बात करें कि इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो था द बंगाल गैजेट। एंड दोस्तों 1780 में इसको स्टार्ट किया था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और इसका दूसरा नाम भी था कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, इस पे सवाल बनते हैं। उसके बाद में भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स पिक्चर्स में आते हैं, जैसे कि बंगाल जर्नल है, कैलकाटा क्रॉनिकल है, बॉम्बे हेराल्ड है, मद्रास कोरियर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ऐसा लगा था कि अगर ये न्यूज़पेपर लंदन में पहुंच गए तो जो भी इनके कारनामे हैं वो सब वहाँ पे लोगों को पता चल जाएंगे। तब वो स्टार्ट करते हैं इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना, क्योंकि दोस्तों ये न्यूज़पेपर ऐसे थे जिनमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता था, लोगों को एजुकेट किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको डर था कि अगर ये न्यूज़पेपर लंदन में पहुंच गए, ब्रिटेन में पहुंच गए, तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम अर्ली रेगुलेशंस की बात करें, तो सबसे पहले देखने को मिलता है 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन, जो कि उस समय के एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने स्टार्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या प्रोविज़न थे। सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि अगर आप किसी प्रेस को स्टार्ट करते हो या उसका यूज़ करते हो बिना किसी लाइसेंस के, तो वो एक पीनल ऑफेंस होगा। इसीलिए इसको कहा था लाइसेंसिंग रेगुलेशन। मीन्स आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया था जर्नल्स को लेके, पैम्फलेट्स को लेके एंड बुक्स को लेके। मीन्स इसका जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया था। अगर हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उस समय की जो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर होते थे उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए खासतौर पे इस रेगुलेशन को लाया गया था। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राम मोहन रॉय का मीरात उल अकबर था दोस्तों, उसको पब्लिकेशन उसका रोकना पड़ा था इस रेगुलेशन के चलते। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मीरात उल अकबर के अलावा दूसरा कौन सा पब्लिकेशन था जो राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया पहला रेगुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे
प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और इसको मेटकाफे एक्ट भी बोलते हैं, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे 1835 से लेके 1836 में। दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जो 1823 का ऑर्डिनेंस था उसको रिपील कर दिया था, तो इसलिए इनको एक नया नाम मिला था लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। मींस इंडियन प्रेस की आज़ादी के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया था। दोस्तों देखिए इसमें ये जो एक्ट था, प्रेस एक्ट था, इसमें क्या चीज़ थी कि जो भी प्रिंटर होगा, ठीक है, या जो पब्लिशर होगा, उसको ये बताना होगा कि आपका जो पब्लिकेशन है वो किस ग्राउंड पे आपने पब्लिश किया है, ठीक है। तो केवल इतनी सी इसमें बात थी, ठीक है। तो इसके चलते हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में काफ़ी रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेटकाफे एक्ट या फिर प्रेस एक्ट ऑफ 1835। अब इसके बाद आता है 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट। दोस्तों देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। 1857 की रिवोल्ट हो चुकी थी, तो अब कुछ पाबंदियां लगाई जाती है। इसने क्या किया था कि जो मेटकाफे एक्ट था उसमें कुछ एडिशंस किए थे, जैसे कि लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन जो है फिर से लगा दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। इसमें गवर्नमेंट ने राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन, उसका राइट जो है वो रिजर्व कर दिया था। मतलब वो चाहे तो किसी भी पब्लिकेशन को बंद करवा सकती थी, तो ये अधिकार गवर्नमेंट को मिल गया था। अब दोस्तों इसके बाद रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें थी। सबसे पहला तो जो मेटकाफे का एक्ट था 1835 का, उसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ये जो एक्ट था ये रेगुलेटरी था नेचर में, ना कि रेस्ट्रिक्टिव। मतलब किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी, बट रेगुलेट किया गया था। दोस्तों देखिए क्या रेगुलेशन थी। सबसे पहला कि जो भी बुक है या जो भी न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हो रही है, तो सबसे पहले तो उस पर प्रिंटर का नाम लिखना होगा, पब्लिशर का नाम लिखना होगा, किस जगह से उसको पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी होगी। तो इस तरह की रेगुलेशंस इस एक्ट में डाली गई थी। इसके अलावा उसकी जो कॉपी होगी वो आपको सबमिट करनी होगी लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरह की रेगुलेशंस इसमें डाली गई थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया 1867 का एक्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि प्रेस फ्रीडम जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों, एंड दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप सबको ये चीज़ पता होगी कि प्रेस की कितनी इंपॉर्टेंस थी। अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की, तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को मानते थे। उसके लिए उन्होंने काफ़ी फाइट की थी, काफ़ी प्रोटेस्ट किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस को हासिल करने के लिए। अगर हम हमारे शुरुआती मूवमेंट की बात करें 1870 से 1918 के बीच में दोस्तों, तो इस समय जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसका जो फोकस था वो मास एजिटेशन पे नहीं था। क्योंकि मास एजिटेशन हम देखते हैं कि गांधी जी के नेशनल सीन पे आने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले जो मूवमेंट का फोकस था वो ये क्या था कि लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी है, आइडियोलॉजी को बताना है, लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और इसके लिए वो प्रेस पे डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही वो अपने मैसेज, अपने विचार, अपनी ओपिनियन, अपनी आइडियोलॉजी जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते थे, ठीक है। अगर हम आईएनसी की बात करें तो उसके सेशन में जो भी रिजोल्यूशन पास होते थे, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती थी, तो उस सब की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस का रोल काफ़ी अहम था। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो सब चाहते थे कि प्रेस की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों देखिए सवाल क्या बनते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, किसने उसको पब्लिश किया था, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, जैसे कि द हिंदू जो आप अभी भी पढ़ते होंगे, स्वदेश मित्रम, तो इससे जुड़े व्यक्ति का नाम है सुब्रमण्यम अय्यर। द बेंगोली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े व्यक्ति हैं शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। देन इंडियन मिरर, एन सेन। एंड दोस्तों तिलक से जुड़े हुए दो न्यूज़पेपर हैं, एक तो एक केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में होता था, और दूसरा है महारट्टा या फिर मराठा
जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गोपाल गणेश आगरकर, उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था सुधारक। ठीक है, देन हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, इनसे जुड़े व्यक्ति थे जीपी वर्मा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए और इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी नए नए न्यूज़पेपर के बारे में, उनके पब्लिशर के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो शुरुआती न्यूज़पेपर वगैरह रिलीज होते थे, इनसे जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, क्योंकि इन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, ये जितने भी न्यूज़पेपर थे, इनका पर्पज़ प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट कमाने के लिए इन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था। इनका ऑब्जेक्टिव था नेशनल या फिर पब्लिक सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो न्यूज़पेपर थे, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए इनको पब्लिश किया जाता था, तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर होते थे, इनकी रीच काफ़ी ज़्यादा थी। इवन जो रिमोट विलेजेस होते थे, वहाँ पर भी इनकी रीच होती थी। तो दोस्तों इस पे भी सवाल बन सकता है कि इनकी रीच कहाँ तक थी। ठीक है, अगर हम बात करें गाँवों की, तो वहाँ पे लोकल लाइब्रेरीज में इनको काफ़ी बड़े लेवल पे डिस्कस किया जाता था, तो इसको कहते थे लाइब्रेरी मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर एक भी न्यूज़पेपर पहुँच गया है तो पूरी चौपाल लगती थी। ठीक है, वहाँ पे लोगों को बताया जाता था कि देश में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरीज होती थी, ये क्या पर्पज़ सर्व करती थी, जैसे कि एक तो पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को बताना, ठीक है, कि पॉलिटिकली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, और दूसरा लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, किसमें, नेशनल मूवमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पर्पज़ जो है फुलफिल किया जाता था इन लाइब्रेरीज के द्वारा। बट दोस्तों देखिए, इन जो न्यूज़पेपर्स होते थे, इसमें एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती थी, अगर वो गलत हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक अपोजिशन इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे। तो दोस्तों जब ये अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट इनसे खुश तो होगी नहीं, तो तरह तरह के एक्ट लाए गए थे। जैसे कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो उसमें सेक्शन 124A था, जिसमें यह प्रोविज़न था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, अगर हम लॉर्ड लिट्टन की बात करें तो उनकी काफ़ी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी। हमने देखा था कि फेमाइन थी, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया था इंडियन न्यूज़पेपर ने। दोस्तों देखिए, इंडियन न्यूज़पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय भाषा के जो न्यूज़पेपर होते थे, उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसको दबाने के लिए एक नया एक्ट पास हुआ था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, और इसको बाद में रिपील किया था रिपन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वर्नाकुलर प्रेस है उसको हमको कंट्रोल करना है। दोस्तों वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, जो भारतीय भाषाओं में जो अखबार निकलते थे उनके कंट्रोल के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि जो सेडिशियस, जो देशद्रोह वाली जो राइटिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको पनिश किया जा सके। अब देखिए इसमें था क्या, इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी हुई थी कि वो किसी भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के पब्लिशर एंड उसके प्रिंटर को बुला सकता था। किस चीज़ के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट को एक अंडरटेकिंग दे। किस चीज़ की अंडरटेकिंग, कि उसके किसी भी एक्शन से गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट नहीं किया जाएगा। यह है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था, जो डिफरेंट धर्म हैं, जातियां हैं, रेस हैं, उनके लोगों के बीच में किसी भी तरह का इशू क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो ये अंडरटेकिंग देनी होती थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक्शन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, किसी भी तरह की अपील का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी होती थी, और अगर आप ऑर्डर को नहीं मानते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह के प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए थे। अब दोस्तों ये जो एक्ट था, इसको एक नाम दिया गया था द गैगिंग एक्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि किस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, जैसे कि इसमें इंग्लिश और जो वर्नाकुलर प्रेस है इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ठीक है, मतलब किस भाषा में अखबार निकल रहा है उस भाषा के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे किया जा रहा था। और दूसरी बात,
अपील करने का अधिकार यहाँ पे नहीं था। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग नाराज़ थे। एंड दोस्तों इसके तहत काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार, इन सब के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की गई थी। एंड दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वीपीए की कार्रवाई से बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। एंड दोस्तों काफ़ी इसका विरोध होता है। तो हम देखते हैं कि 1882 में, मतलब 4 साल के अंदर ही रिपन के द्वारा इसको रिपील कर लिया जाता है। एंड दोस्तों 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन जर्नलिस्ट होते हैं जिनको जेल में डाला जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी होगी तिलक के बारे में। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बड़े सपोर्टर थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के। उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, जो किसान लोग हैं, जो आर्टिशंस हैं, मीन्स जो कारीगर लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनको कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। 1896 में उन्होंने एक ऑल महाराष्ट्र कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और किस चीज़ के लिए किया था? क्योंकि उस समय कॉटन पे एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर दी थी। तो इसके विरोध में उन्होंने ऑल महाराष्ट्र कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें करना क्या था? फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट करना था। वहीं अगर हम बात करें 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया था। तो दोस्तों काफ़ी रिएक्शनरी इनकी एक्टिविटीज़ थी जिससे गवर्नमेंट परेशान थी। इसके बाद दोस्तों जब महाराष्ट्र में प्लेग होता है तो वहाँ के जो प्लेग कमिश्नर थे रांड, उनकी हत्या हो जाती है। और क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो तिलक को अरेस्ट करने का मौका ढूंढ ही रही थी, तो इसके चलते तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके विरोध में काफ़ी बड़े लेवल पे भारत में प्रोटेस्ट होते हैं। तिलक जो है रातों रात एक हीरो बन जाते हैं और इसी के चलते उनको एक टाइटल मिलता है लोकमान्य। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर एक्ट 1908 की। दोस्तों देखिए इसका टाइमलाइन क्या है? 1908, मतलब इस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला चीज़ हो चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन, बॉयकॉट आंदोलन इस समय जो है हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि ये एक्ट कब लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको ये पावर दी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है तो उसके चलते आप प्रेस की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसके चलते जो तिलक थे उन पर सेडिशन का चार्ज लगता है और उनको 6 साल की सज़ा मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे सज़ा होती है तिलक को, उनको 6 साल के लिए बर्मा में भेज दिया जाता है। तो फिर से पूरे कंट्री लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। अगर बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, रेलवे के वर्कशॉप में जो वर्कर्स थे, वो काफ़ी बड़े लेवल पे स्ट्राइक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो वर्कर्स थे वो काफ़ी पसंद करते थे तिलक को, और तिलक ने भी काफ़ी बड़े लेवल पे वर्कर्स के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे। वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो जब ये प्रोटेस्ट होते हैं तो लेनिन इस चीज़ को कहते हैं कि अब जो है इंडियन वर्किंग क्लास का एंट्री हो गई है कहाँ पे? पॉलिटिकल स्टेज में। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि लेनिन के द्वारा किस चीज़ को कहा गया था कि वर्किंग क्लास का अब एंट्री हो गई है पॉलिटिकल स्टेज में? तो जवाब होगा कि जब तिलक की गिरफ्तारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 1910 के इंडियन प्रेस एक्ट के बारे में, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वर्स्ट फीचर को रिवाइव किया था। कौन सा फीचर था? कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा और अगर आप ऑर्डर को नहीं मानोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसको जब्त कर ली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर था उसको 2 कॉपी जो है वो सबमिट करनी होगी गवर्नमेंट को, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1921 में एक प्रेस कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष होते हैं तेज बहादुर सप्रू, और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 को रिपील कर लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 1931 के टाइम पे इंडियन प्रेस एक्ट 1931 देखने को मिलता है, और इसका पर्पस क्या था कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको हमको सप्रेस करना है। तो इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको स्वीपिंग पावर्स दे दी गई थी। तो दोस्तों मतलब ये है कि जब जब नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे होता है तो उस समय फ्रीडम को कटेल किया जा रहा था डिफरेंट इंडियन प्रेस एक्ट लाके, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं रियासतें।
अगर हम नंबर की बात करें तो 500 से ज़्यादा ऐसी रियासतें उस समय मौजूद थी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इन स्टेट्स का संबंध क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो दोस्तों देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 से 1935 के बीच में इनकी पोजीशन थी सबॉर्डिनेट। ठीक है, जो अल्टीमेट पोजीशन थी वो किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और उसके अंडर में ये सब आते थे। हमने देखा था कि 1857 की रिवॉल्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि इनका साथ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम देखते हैं कि एनेक्सेशन की पॉलिसी ख़त्म कर दी जाती है, इनके राइट्स, इनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट देने की बात होती है। फिर हम देखते हैं कि जो क्वीन थी वो केसर हिंद का टाइटल उनको मिलता है, मीन्स क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्वीन के पैट्रोनेज में, क्वीन के अंडर में काम करेंगे। तो दोस्तों इससे, क्योंकि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स सबॉर्डिनेट पोजीशन में थे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास ये अधिकार था कि इंटरनल मैटर्स में, इन स्टेट्स के इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर कर सकती थी। और किस चीज़ में? अगर मान लीजिए कोई बात ऐसी है जो कि प्रिंसेस के इंटरेस्ट में है, या फिर वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में है, या फिर जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स या फॉरेनर्स वहाँ पे रह रहे हैं उनके अगर इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती थी। एंड दोस्तों फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि रेलवे, रोड्स, टेलीग्राफ, तो ये इंटरफेरेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि अब इंटरफेयर करना काफ़ी आसान हो गया था। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो कंप्लीट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वॉर हो रही है या पीस ट्रीटी साइन करनी है, तो इन सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंप्लीट एंड अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स में लोगों की क्या कंडीशन थी। दोस्तों काफ़ी बुरी कंडीशन थी। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि जो रूलर्स थे वो काफ़ी तानाशाह थे, मतलब ऑटोक्रेटिक थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी दी हुई थी। अब किस चीज़ की इम्यूनिटी की? दोस्तों उनको किसी भी चीज़ का खतरा नहीं था कि ना तो कोई डोमेस्टिक एग्रेशन होगा, ठीक है, कोई दूसरा स्टेट ना तो उन पर अटैक करेगा, और ना ही कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी ब्रिटिश लोगों ने ले रखी थी, तो इसके चलते उनको कोई खतरा था नहीं। तो उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी हाई टैक्सेशन होता था, सिविल राइट्स नहीं दिए हुए थे। अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो काफ़ी शान और शौकत से ये लोग रहते थे, काफ़ी लग्जूरियस इनकी लाइफ स्टाइल थी। एंड दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे उनके राइट्स और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग थे उनके राइट्स, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इन लोगों को काफ़ी कम राइट्स वहाँ पे मिले हुए थे। इसके अलावा दोस्तों जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन होता है, तो अगर हम ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करें तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई गई थी, बट इन सब चीज़ों को इग्नोर किया था प्रिंसली स्टेट्स में। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी दुखी थे। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो काफ़ी बैकवर्ड आउटडेटेड सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता था। किसी भी तरह की मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। एंड दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमें इन स्टेट्स में देखने को नहीं मिलती है, तो इससे काफ़ी लोग दुखी थे, काफ़ी लोग नाराज़ थे। तो दोस्तों जब ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की सक्सेस को देखते हैं कि किस तरह से वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंसेशन लेने में कामयाब हो रही है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भी जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने आप को, पहले लोकल लेवल पे और फिर एक ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को देख के काफ़ी इनको मोटिवेशन मिलता है। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की कॉल दी थी तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला था प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को, क्योंकि उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब केवल इमीडिएट रूलर से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि जो उनके इनडायरेक्ट रूलर्स हैं ब्रिटिश, उनसे भी आज़ादी पाना था। एंड दोस्तों हमने देखा था जब 1919 का एक्ट आया था तो उसमें प्रोविंशियल लेवल पे डायरची को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब एक कम लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत वहाँ पे हुई थी। लेकिन दोस्तों जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपीज करने के लिए एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल बनाने का प्रोविजन इसमें था। ये एक कंसल्टेटिव, एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसके पास इंडिविजुअल स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोई भी पावर नहीं थी, सबसे पहली बात। और दूसरा, राइट्स, फ्रीडम के किसी भी मैटर को ये डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो ये एक ऐसी बॉडी थी जो केवल नाम मात्र के लिए बनाई गई थी, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी।
अगर हम 1935 एक्ट को देखें जहाँ पे फेडरेशन की बात की है दोस्तों, तो वहाँ पर भी ब्रिटिश लोगों ने प्रिंसली स्टेट्स को अपीज किया था। जिस तरह का सीटों का बंटवारा था फेडरेशन में, तो प्रिंसली स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बटलर कमेटी की, जो कि 1927 में अपॉइंट की गई थी। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। इस कमेटी को अपॉइंट किया था ताकि प्रिंसली स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन किया जा सके। इस कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें दो रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो पैरामाउंसी है मस्ट रिमेन सुप्रीम, मतलब जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो सबसे सुप्रीम रहेगा। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में किसी भी इंडियन गवर्नमेंट को स्टेट्स की बागडोर नहीं दी जाएगी, उसको हैंडओवर नहीं किया जाएगा बिना किसी स्टेट की कंसेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से वही बात थी कि प्रिंसली स्टेट्स को ये अपना लॉयल मानते थे, उनको अपीज करने की पॉलिसी ब्रिटिश की शुरुआत से ही रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बटलर कमेटी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इन प्रिंसली स्टेट्स में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो वहाँ पे हमने खिलाफत देखा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा था, तो इससे प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे वो काफ़ी मोटिवेट हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नेशनल मूवमेंट, जिसका नाम था प्रजामंडल या फिर प्रजा परिषद। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रजामंडल मूवमेंट क्या था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स में जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उसका नाम था प्रजामंडल मूवमेंट, और इनकी मेन डिमांड क्या थी कि एक तो प्रिंसली स्टेट में जो लोग हैं उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। दूसरी बात ये थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए, मीन्स किसी भी तरह की ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, उसके बदले एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंड दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे वो ये लोग इम्प्लीमेंट करते थे प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब डिटेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रजामंडल मूवमेंट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे, आईएनसी से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे। एंड दोस्तों, जहाँ तक प्रिंसली स्टेट्स की बात है उनको कोई मतलब था नहीं नेशनल मूवमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की, मीन्स AISPC की। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन थी प्रिंसली स्टेट के लोगों की, एक ऑल इंडिया बॉडी थी। और कौन लोग इसमें शामिल थे? बलवंत राय मेहता, आपने पंचायती राज में इसका नाम सुना होगा, मनीलाल कोठारी, GR अभ्यंकर। ठीक है दोस्तों, तो इन सब लोगों ने 1927 दिसंबर 1927 बॉम्बे में पहली ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया था, जिसमें पूरे भारत से लगभग 700 डेलीगेट्स वहाँ पे आए थे। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नमेंट है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में नेसेसरी रिफॉर्म्स आए। ठीक है, लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे हो, एक इलेक्टिव प्रिंसिपल वहाँ पे हो, मीन्स लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। तो ये बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना चाहते थे, तो ये इनकी डिमांड थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनकी ये भी डिमांड थी कि रूलर की प्राइवेट इनकम और जो पब्लिक रेवेन्यू है उसके बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो रूलर था उसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी शानो शौकत वाली थी, उससे पब्लिक रेवेन्यू का काफ़ी लॉस होता था। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके काम करने का तरीका क्या था, तो वही सेम मॉडरेट वाला तरीका था। 1939 तक हमें देखने को मिलता है कि पेटिशन सबमिट करेंगे, पैम्पलेट इशू करेंगे। एंड अगर हम देखें कि कौन कौन लोग इसमें ज्वाइन करते थे, तो जो एलिट क्लास के लोग होते थे वो इसको ज्वाइन करते थे। बट दोस्तों, 1936 में पहली बार एक क्लियर चेंज देखने को मिलता है। जो 5th सेशन होता है वहाँ पे ये लोग पेटिशन की बजाय मास कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, जो एग्रेरियन इश्यूज होते हैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करने की बात करते हैं। जैसे कि लैंड रेवेन्यू को आपको 1/3 उसमें कट करना होगा, डेप्ट जो है उसको कम करने होंगे, जो किसानों की जो ग्रीवांसेस हैं उनके लिए आपको इंक्वायरी कमीशन बिठाना होगा। तो इस तरह की बातें हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स के लोगों का जो मूवमेंट था उसके प्रति कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 1920 का नागपुर सेशन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस सेशन में कांग्रेस ने प्रिंसली स्टेट्स को कहा था कि आप अपने लोगों को एक फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को कांग्रेस ने कहा था कि आप कांग्रेस में एनरोल तो हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नाम पे आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो
क्या चीज़ है? कांग्रेस में आप शामिल तो हो सकते हो, लेकिन कांग्रेस के नाम पे आप पॉलिटिकल एक्टिविटी इनिशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए। अब दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या था? कांग्रेस के लोग ये मानते थे कि हर स्टेट में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी वो वहाँ की जो लोकल प्रजामंडल है उसी के द्वारा की जानी चाहिए। तो इसके चलते इन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस में शामिल तो हो सकते हो, लेकिन आप कांग्रेस के नाम पे आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी, आप इनिशिएट नहीं कर सकते हो, केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कैरी करनी होगी। अब तो इसके बाद हम देखें 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि इंडियन स्टेट्स कैन नॉट लिव अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। मतलब एक तरह का चेंजेस हमको देखने को मिलता है एटीट्यूड में। फिर 1934 में गांधी जी कहते हैं कि जो 1920 का जो नॉन इंटरवेंशन स्टैंड था वो उसको दोबारा से दोहराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि आप कांग्रेस को तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस के नाम पे आपको एक्टिविटी नहीं करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो स्टेट के लोग हैं उनको ही खुद से आगे आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी उनके राइट्स के खिलाफ थे। वो फुल सपोर्ट करते थे कि जो प्रिंसेस हैं उनको फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए। तो इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी जी का क्या स्टैंड था, नेहरू जी का क्या स्टैंड था, ये हमको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद जब 1938 का हरिपुर सेशन होता है तो वहाँ पे कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल में प्रिंसली स्टेट की इंडिपेंडेंस को भी शामिल कर लेती है। ये बहुत बड़ा इवेंट था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये भी थी कि कांग्रेस केवल मॉरल सपोर्ट देगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंसली स्टेट का मूवमेंट है उसको कांग्रेस केवल मॉरल सपोर्ट देगी, कांग्रेस के नाम पे मूवमेंट को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1939 के त्रिपुरा सेशन में देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो है वो प्रिंसली स्टेट्स की जो मूवमेंट था उसके और करीब आती है और ये कहती है कि कांग्रेस शुड इन्वॉल्व इटसेल्फ क्लोजली विद द मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो समय के साथ कांग्रेस के एटीट्यूड में चेंज आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद 1939 में लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, जहां पे नेहरू जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और वो इसके प्रेसिडेंट 1946 तक रहते हैं। मतलब 8 सालों तक वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं और वहाँ पे वो कॉल देते हैं प्रजामंडल को, मीन्स जो उनका नेशनल मूवमेंट था कि अब आप लोगों के अधिकारों के लिए एजिटेट करो, मीन्स प्रदर्शन करो। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो उसको प्रिंसली स्टेट्स में भी लॉन्च किया जाता है। फिर हम दोस्तों आगे हमने देखा था कि किस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान आता है, किस तरह से माउंटबेटन प्लान होता है और उसमें किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स के फ्यूचर को लेके बात होती है। अगर हम जिन्ना की बात करें दोस्तों, तो जिन्ना प्रिंसली स्टेट की सोवेनिटी की बात करते थे, जबकि नेहरू का व्यू एकदम अपोजिट था। फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि दोस्तों जितनी जानकारी मुझे देनी थी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में उतनी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है। एंड जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन नोट्स प्रोवाइड किए थे। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल एंड सर्व्ड एज ए फिजिशियन टू दारा शिकोह। मीन्स उस समय जो मुगल प्रिंस थे दारा शिकोह, उनके वो फिजिशियन थे। दोस्तों ये बात सही है, ऑप्शन 1 सही है और इसकी डिटेल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सेकंड क्या है, ही ग्लोरीफाइड द इंडियन कल्चर। दोस्तों ये गलत है, उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया था बल्कि काफ़ी उसको क्रिटिसाइज किया था। तीसरी बात क्या है कि हिज अकाउंट्स वर मोस्टली सर्कुलेटेड एज मनुस्क्रिप्ट एंड रिमेन अनपब्लिश। दोस्तों काफ़ी बड़े लेवल पे इसको पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन 3 भी स्टेटमेंट 3 भी गलत होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ भी देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पे देवबंद मूवमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, द एम ऑफ द मूवमेंट वॉज टू एजुकेट मुस्लिम पीपल विद वेस्टर्न एजुकेशन। मीन्स जो पाश्चात्य शिक्षा है उसमें वो देनी थी मुस्लिम लोगों को। दोस्तों देखिए ये तो गलत है, क्योंकि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो इस्लाम की टीचिंग्स थी वो यहाँ पे देनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, देवबंद स्कूल अपोज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी खुशी मनाई थी, उसको सपोर्ट किया था जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। तीसरा क्या है,
मोहम्मद कासिम नानाटोवी वॉज द फाउंडर। दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पे चिदम्बरम पिल्लई के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इन्होंने वंदे मातरम मूवमेंट एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आंध्र प्रदेश में उसको इन्होंने लीड किया था। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने बनाई थी। दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। एंड दोस्तों ये जो स्वदेशी मूवमेंट जो आंध्र में चल रहा था उसका नाम क्या था? वंदे मातरम मूवमेंट, और इसी पे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्लाइड को पॉज करके आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े के बारे में पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनको क्यों इतना जाना जाता है। दोस्तों ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 1938 में जो प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी वुमेन के लिए, उसकी ये मेंबर थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इनका योगदान था। एंड दोस्तों इनके बारे में डिटेल में इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है। इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए, आपको सारी जानकारी इनके बारे में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि अर्ली 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट प्रेस का क्या रोल था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि टू गेट अ शेयर इन द ल्यूक्रेटिव प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों देखिए, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं था, हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट 1 गलत होगा। सेकंड क्या है? जो कॉमन मैन है उसको एजुकेट करना है, उसको मोबिलाइज करना है। दोस्तों ये तो सही बात है, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की क्रिटिसाइज करना। दोस्तों ये भी सही बात है। ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 ओनली, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमको न्यूज़पेपर और पब्लिशर दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा पेयर सही है। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे, नवयुग मुजफ्फर अहमद, लेबर किसान गैजेट, एम सिंगार वेलू। दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये सभी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। एस ए डांगे ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था, गांधी एंड लेनिन, और दूसरा था उनका वीकली द सोशलिस्ट। वहीं अगर जो हम बात करें मुजफ्फर अहमद की, तो नवयुग उनके द्वारा बंगाल में पब्लिश किया गया था। और हम बात करें लेबर किसान गैजेट की, तो उनके पीछे नाम था एम सिंगार वेलुआ। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें 3 पब्लिकेशन दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन न्यूज़पेपर या जर्नल रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रीच करता था, प्रमोट करता था। भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति और संध्या। दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एंड दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और इसकी डिटेल मैंने इस स्लाइड में दी हुई है। जो अरबिंदो घोष थे, उन्होंने भवानी मंदिर जो है वो उनका न्यूज़पेपर था। जो वर्तमान रणनीति थी उसके पीछे किसका हाथ था? उनके भाई बरिंद्र घोष का। ठीक है, और जो तीसरा है संध्या, उसके पीछे नाम था ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। दोस्तों ये तीनों ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में बात करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा सही है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज द बंगाल गैजेट। दोस्तों ये हमने देखा था, ये ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा दिया हुआ है कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एन इंडियन लैंग्वेज वॉज संवाद कौमुदी। दोस्तों ये गलत है, और ये क्यों गलत है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तीसरा क्या है? फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी इंडिया में कौन सी थी? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड दोस्तों इसकी डिटेल हम देखेंगे अगली स्लाइड में। फ्रेंड्स जो दिग्दर्शन था वो पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था जिसको किसने लॉन्च किया था? मिशनरीज ने, विलियम कार्सी, जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वॉर्ड ने। एंड दोस्तों जो संवाद कौमुदी की बात हो रही है, मिरात उल अकबर की बात हो रही है, वो फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थे जो किसी भारतीय ने पब्लिश किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको घुमा दिया गया है कि पहला न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो किसी भारतीय ने पब्लिश किया है तो वो हो जाएगा संवाद कौमुदी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर की, तो वो कौन सा था? दिग्दर्शन। ठीक है, क्योंकि उसको जो मिशनरीज थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिस पे सवाल पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे फिर से 3 पब्लिकेशन दिए हुए हैं और उनसे जुड़ी पर्सनैलिटी को हमको बताना है कि कौन सा सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, दोस्तों ये सही हमने डिस्कस किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, फ्रेंड्स ये भी सही है। और तीसरा युगांतर, दोस्तों ये तो तिलक के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। एंड दोस्तों इस स्लाइड में आप सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे गदर मूवमेंट से जुड़े 2 सवाल, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गदर मूवमेंट वॉज टू इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब जो गदर मूवमेंट था उसका मेन उद्देश्य था कि एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया जाए। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। दूसरा, कि जो 1857 की म्यूटिनी हुई थी उसको कॉमेमोरेट करने के लिए गदर जो था एक वीकली पेपर पब्लिश किया गया था। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो 1857 की म्यूटिनी थी उसके चलते ही जो गदर पेपर था उसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो डेमोक्रेटिक थी। उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया को हमको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स इसमें स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दोस्तों जब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो यही वो क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस हैड द सेम स्टेटस एंड सैलरी एज कोविनेंटेड सर्विस। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, अभी केवल आप इतना ही समझिए। तीसरा क्या है कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो ओपन कंपटीशन के द्वारा होगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 ओनली। दोस्तों इसको समझते हैं हम। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सिविल सर्विस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था कोविनेंटेड और दूसरा था अनकोविनेंटेड। जो कोविनेंटेड थी उसमें दोस्तों वो सिविल सर्विस की पोस्ट थी जो कि केवल ब्रिटिश लोगों के लिए रिजर्व होती थी, जो हायर पोस्ट होती थी। जबकि जो अनकोविनेंटेड थी वो लोअर जो सिविल सर्विस की पोस्ट होती थी जिनमें इंडियंस को शामिल किया जाता था। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन किया गया था। फर्स्ट कोविनेंटेड और दूसरा है अनकोविनेंटेड, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये डिफ्रेंशिएशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो लिटन थे इन्होंने 1878-79 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इनका जो स्टेटस था, जो सैलरी थी, वो कोविनेंटेड सर्विस के बराबर नहीं थी बल्कि उनसे कम थी। एंड दोस्तों इसमें अगर सिलेक्शन की जहाँ तक बात है तो जो गुड फैमिली के इंडियंस होंगे, जो रईस लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे के लोग होंगे, जिनकी सोशल स्टैंडिंग अच्छी होगी, उनके लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ओपन कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि अगर आप गुड फैमिली से आते हैं, आपकी सोशल स्टैंडिंग अच्छी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर आपको रिकमेंड किया हो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अगर कंफर्म कर दिया हो तो आपका इसमें चयन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे ये भी था कि इनका जो नंबर होगा वो कोविनेंटेड सर्विस में जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके 1/6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि दोस्तों ये स्कीम इतनी काम नहीं करती है, बहुत पॉपुलर नहीं होती है, तो 8 साल बाद इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।